बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एंड बात होनी है थर्मोकेमिकल इक्वेशन से स्टार्ट। क्या होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन? जब भी कोई भी बच्चा थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हो, रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहा हो, तो उसके लिए ये चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको माइंड में हर सूरत में रखने पड़ते हैं। इसके बगैर हो सकता है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिस कर दे। तो बेटा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी सूरत में मिस नहीं होना चाहिए। आइए जरा उन चीजों को जो है वो स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने। थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या है, आइए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट्स भी लिखे होते हैं, प्रोडक्ट्स भी लिखे होते हैं और साथ में हीट भी लिखी होती है। इसके चंद इंपॉर्टेंट जो नोटेबल फीचर्स हैं वो आपको मैं बताते चला जाऊं कि फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना बेहद जरूरी होता है, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना बेहद जरूरी है। इसकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बगैर थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसी सूरत में कंप्लीट नहीं हो सकती। एक तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, अगर हो भी जाए तो हमारे लिए एंथैल्पी को फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं होता। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी एक क्वेश्चन मौजूद है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यू नो द आंसर वेल। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने इसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो होगी फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेंशन करना बेहद जरूरी था। आपको बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो शुरू में आप लोग 1 2 3 4 5 6 लिखते हो, इनको मोल्स का नाम देते हैं, वो भी जरूरी होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वो एक्चुअली उनके कोएफिशिएंट रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ द मोल्स होते हैं। उसके बाद इन केस अगर कोएफिशिएंट ऑफ द केमिकल इक्वेशंस को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा जो एंथैल्पी होती है उसको भी लाजमी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है उसी नंबर के साथ जिस नंबर के साथ आप उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट्स वाला पॉइंट एक, उसके बाद कोएफिशिएंट या मोल्स वाला पॉइंट, और उसके बाद आगे किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले, ये सारी बातें आगे जाके हैसिस लॉ फॉर कांस्टेंट समेशन में अप्लाई होंगी। नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच की अगर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो ये बताएगी रिएक्शन एक्सो है, और अगर पॉजिटिव लिखोगे तो ये एंडो को शो करेगा। मैं एक एग्जांपल उठा के बड़ी तसल्ली से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। When a chemical equation is reversed, the magnitude of delta H remains the same, however the sign is changed। ये लैपलेस लॉ है थर्मोकेमिस्ट्री का, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा भी। क्या मतलब? एक केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल A प्लस B गोज टू फॉर्म C बना रहे हैं और साथ में आपने डेल्टा H लिखा हुआ है, लेट्स सपोज -x। अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, क्या मतलब कि आपके पास C रिएक्टेंट बन जाए और A और B एज ए प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हो, तो ये डेल्टा H अब क्या होगा, x को नहीं चेंज करना, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना, जस्ट साइन चेंज कर लेना, तो ये प्लस x हो जाएगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करने पर, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनाने पर जो डेल्टा H साइन है वो चेंज हो जाता है, और डेल्टा H साइन के चेंज होने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंथैल्पी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, जस्ट अगर पहले रिलीज हो रही थी तो बाद में एब्जॉर्ब हो गई, या पहले एब्जॉर्ब हो गई थी तो बाद में रिलीज हो रही है। ये 4-5 जो मैंने बातें बताई हैं इनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करता हूँ थर्मोकेमिकल इक्वेशन की एग्जांपल के साथ। बच्चों ने प्रीवियस जो मेरा लेक्चर देखा दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चों ने कहा कि सर इसके एग्जाम्पल्स भी हमें बता दें, तो बेटा पूरे लेक्चर में हम लोगों ने, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने, पूरे यूनिट में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स ही पढ़नी है मुख्तलिफ तरीके से, कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप रख सकते हैं। एमसीक्यूज एक्चुअली उसी की एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के हवाले से कुछ बातें जो है वो बताता चला जाऊं। ये आप लोगों के पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर रहे हैं।
फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं H2O एरो H2O, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे डेल्टा H को क्या नेम असाइन करोगे? डेल्टा H किस टाइप की एंथैल्पी चेंज कहलाएगी? तो उसका मतलब है आप लोगों को पूछ रहा हूं मैं, तो आप बताएं। अगर कोई आइडिया नहीं हो रहा, कोई सब्लिमेशन कहेगा तो कोई फ्यूजन या मेल्टिंग कहेगा, तो कोई इवेपोरेशन कहेगा, कोई कंडेंसेशन कहेगा, मुख्तलिफ नाम देंगे आप लोग, समझ गए? अब पॉइंट ये है जनाबे वाली कि आपको यहां पे क्लियर कट अंदाजा करने के लिए, लगाने के लिए, एक्यूरेसी के लिए ये पता चलाना पड़ेगा कि फिजिकल स्टेट मेंशन करो, ताकि पता चले कौन सी टाइप या कौन सी स्टेट के अंदर सब्सटेंस रखा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यार सॉलिड है और यहां लिक्विड, आप कहेंगे ओह थैंक गॉड सर मुझे पता चल गया। बताएं क्या? अभी भी नहीं पता चल रहा। इसका मतलब आप लोगों के लिए कहना चाहिए कि चाहे फिजिकल स्टेट्स मेंशन हो, चाहे फिजिकल स्टेट मेंशन ना हो, एग्जैक्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी आप नहीं बता सकते। ये आप लोगों के लिए था, और जो समझदार है वो बता सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, इसको हम लोग फ्यूजन कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे। तो ये ऑफ कोर्स वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं लिख देता H2O गैस से H2O लिक्विड, बताएं इसको क्या एंथैल्पी दूं, का नाम दूं? एक गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एक गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका अब डेल्टा H फाइंड आउट करना है। बताएं क्या 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 क्या? हाँ, कंडेंसेशन हो रही है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम का लिक्विड में कन्वर्ट होना, बड़ा ये कंडेंसेशन है। फ्यूजन के केस में पॉजिटिव साइन था, और आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा H कंडेंसेशन जो आप लोग लिखेंगे, इसके केस में नेगेटिव साइन होगा। ये एंडोथर्मिक चेंज थी और ये एक्सो। तो एक तो तुम लोगों को पता चल गया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। लो जी, इस बात को तो समराइज कर दिया। अब आगे कोएफिशिएंट्स की तरफ आते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2H2 गैस प्लस O2 गैस एरो H2O, जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी आप लोगों के सामने। अब आप लोग मुझे यहां पे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इस इक्वेशन में मैंने क्या मिस्टेक रखी हुई है। आप लोगों में से मैं देखता हूं कि कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि क्या मिस्टेक है जो मैंने यहां पे रखी, जो अभी यहां पे फिल होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि आप में से कौन आंसर देता है। जी जनाब। सर यहाँ पे वाटर की फिजिकल स्टेट मेंशन करें, बिल्कुल ठीक है। लिक्विड स्टेट वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन करना जरूरी है, जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर होते हैं। फिजिकल स्टेट्स मेंशन होगी। अब आपको यहाँ पे इनकी बॉन्ड एनर्जीज की बेस पर मैं इक्वेशंस, अब इसकी हीट एनर्जी आपको बना करके दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगी। अब आप मुझे सबसे पहले तो बताएं, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए? आप कहते हैं सर प्लस 436। 2H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना चाहिए। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगी आप लोगों के पास 800 एंड आई गेस 72 किलो जॉल। 872 किलो जॉल आ गई। टोटल एनर्जी देखें 436 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 872 किलो जॉल होगी। इसी तरह O2 की जो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी अगर आप लोग बुक पे टेबल पे देखें तो 400 एंड समथिंग है। मैं 498 लेट सपोज लिख देता हूँ, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ होगी। तो बेटा ये हो गई है हमारे पास इस वक्त 498। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी बन जाती है। इसको अब हम लोग अगर प्लस कर देते हैं तो 800 और 400 हो गया 1200। 1200 में ये 2 डालें तो 500,
तो ये 500 और 800 हो गए 1370, तो प्लस 1370 किलो जाउल टोटल एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, यानी कि मैं यहां पे फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगी। ठीक है, हम लोग डेल्टा एच पता चलाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब आ जाओ यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन के ऊपर बात करें। तो अगर मैं अपने बच्चों से कहूं कि यार आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड बन रहे हैं, इधर तो बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा था, इधर क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये जो हाइड्रोजन और अब यहां मेरे पास इस वक्त वैल्यू है, मैं देख लेता हूं कि OH बॉन्ड इन द वाटर रिपोर्टेड टू हैव एन एवरेज ऑफ 2 वैल्यूज और 458.9 किलोजूल पर मोल। ये दो वैल्यूज का एवरेज बताया हुआ उन्होंने 493 और 424। इट मींस दैट हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू भी देखें तो वो भी इसी के आसपास होगी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं यहाँ पे O और H बॉन्ड बनने हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने बनेंगे, जो है वो 4 बन जाएंगे। तो 4 इंटू एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एवरेज एनर्जी है वो है 458.9। राउंड ऑफ कर लूं तो मैं इसको 459 लिख देता हूं ताकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इजी कैलकुलेशन कर सकूं। अब आप लोग 459 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू यहां पे पुट करके देख सकते हैं। मेरे पास एक डाटा आ रहा था तो मैंने उससे वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, तो 4 4s आर 16 एंड देन 218 100 हो जाएगा, और उसके बाद 9 4s आर 36, तो 1836 ये एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि एक OH बॉन्ड के लिए 458 है तो 4 बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मुझे, और ये आ गई। अब देखें ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दोनों को सम अप करके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। लो जी, यहाँ पे अब मैं दोनों को सम कर रहा हूँ। मैं -1836 को प्लस 1370 के साथ अगर एड ऑन करता हूं तो मेरे पास एड ऑन होने के बाद जो वैल्यू आएगी डिफरेंस की फॉर्म में 6 13। अब देखिए मैं बड़ा सिंपल कर रहा हूं क्योंकि मैंने जितना मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ मैं उतना ही अप्लाई करूंगा। 13 × 7 हमारे पास आ गया 6। ठीक है जी, और इसके बाद अब हमारे पास फर्दर मोर जो पॉइंट है वो ये होगा कि 4 आ जाएगा एंड दिस वन विल बिकम 0। तो अब आप लोग देखें कि ये माइनस साइन के साथ -466 के राउंड अबाउट बन रही है। बड़ा ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। एनी हाउ, ये जो -466 है ये इस वक्त इस रिएक्शन की डेल्टा एच है जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दी बड़े आसान तरीके से। दोबारा सुनिएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का टूटना है, 2 बॉन्ड टूटने हैं, उसी के हिसाब से डबल कर दिया। ऑक्सीजन O2 डबल बॉन्ड की एनर्जी लिखी हुई है, दोनों को प्लस किया तो ये इनकी एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है, और ये यहाँ पे थी रिलीज होने वाली एनर्जी। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आई 466। अब ये 466 क्या है इसके ऊपर मैं बात कर लूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक नई स्लाइड लूँ और नई स्लाइड लेकर के उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं फर्दर मोर। आइए जरा डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों के सामने ये 466, तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी कि 2H2 प्लस O2 गैस 2H2O गैस और डेल्टा एच मैंने फाइंड कर लिया -466 किलो जाउल। ठीक है, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स करते हैं मोल्स को, और अगर आपने कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए जरा आप लोग मुझे एक बात का जवाब दें, ये कितने मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन है 2 मोल्स की। तो आगे हम जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन 1 मोल के लिए क्या होगी। बट इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मतलब,
मैं 2H2 गैस में ये 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं। ये 1O2 था, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है 1। मैं बड़ी डिटेल में बता रहा हूं आपको, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। एरो 2H2O लिक्विड, सॉरी यहाँ पे गैस नहीं था, लिक्विड था, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे डेल्टा H को भी 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन बनी H2 गैस, ओके, half O2 gas, okay, going to form 1 mole of water, H2O liquid। डेल्टा H भी अगर हम लोग देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 233 किलो जाउल पर मोल के करीब आपको एक वैल्यू मिल गई। बट अगर आप लोग गौर करें तो मैंने एंथैल्पी को भी 2 से डिवाइड किया। ये जस्ट एक वे था, कुछ वैल्यूज की मदद से आपको ये बताया किस तरह एक रिएक्शन के अंदर ये पता चलता है कि ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। और फिर जब आप लोग उसके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे जिस नंबर से, उसी नंबर से एंथैल्पी को भी डिवाइड करेंगे। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बतानी थी कि एक तो फिजिकल स्टेट्स मेंशन करो और दूसरा टाइप ऑफ एंथैल्पी, उससे एक्यूरेट पता चल जाती है। और सेकंड नंबर पर ऑफ कोर्स आप लोगों के पास जो है वो मौजूद होगा। अब देखें फिजिकल स्टेट्स और ये सारी टाइप ऑफ एंथैल्पीज आपको समझाने के बाद फिर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे 110% छोटी है, आपको क्वेश्चन आता होगा। ये सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आगे कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस और टर्म्स आपको सिखाने जा रहा हूं, लाइक स्टेट क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टार्टेड यार, स्टेट और स्टेट फंक्शन एक ऐसा डिफरेंस है जो बच्चे बड़ी मुद्दत से पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा। क्या करूं आज इसको हमेशा के लिए क्लियर कर दूं। कैसे आज मैं इसको हमेशा के लिए क्लियर कर सकता हूं, आइए जरा इस पॉइंट को आपके साथ शेयर करता हूं। आपको उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ आएगी। सबसे पहले बेसिक चीजें सुनो। स्टेट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज कॉल्ड स्टेट। एक सिस्टम को किसी भी केमिकल चेंज से या फिजिकल चेंज से पहले या बाद में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? स्टेट। या फिर एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, ऐसे सर्टेन पैरामीटर्स या कंडीशंस का सेट, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो कोलेक्टिवली किसी भी सिस्टम को चेंज से पहले और चेंज के बाद डिस्क्राइब कर सकता हो, तो क्या कहलाता है? स्टेट। ये याद रखिएगा, सेट ऑफ पैरामीटर्स का नाम है स्टेट। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कोलेक्टिवली किसी भी सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी सिस्टम में आने वाले चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्टेट कहा जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। आपकी इम्तिहान एग्जाम देने से पहले की स्टेट और एग्जामिनेशन रूम से रिंग के बाहर आने की स्टेट, इन दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के बेसिस पर आपकी स्टेट को डिस्क्राइब करना क्या कहलाएगा? हमारे पास आपकी स्टेट कहलाएगा। यानी कि आप एक सिस्टम हो, चेंज से पहले और चेंज के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन क्या कहलाएगी? आपकी स्टेट कहलाएगी। आप कहें सर आसान अल्फाज इस्तेमाल करें। चपेड़ मारने से पहले आपका मुंह की रंगत क्या है? चपेड़ मारने के बाद आपके मुंह की रंगत क्या है? आपके चेहरा मुबारक की रंगत क्या है? इसको डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? आपकी चेहरा मुबारक की स्टेट। समझ गए बात को? और भी एग्जांपल है, ढेर सारी है, बताता हूं, वेट करो। स्टेट फंक्शन, अब वो जो सेट था पैरामीटर्स का, उसमें से एक सर्टेन पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक सर्टेन पैरामीटर ऑफ ए सिस्टम विद सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, एक सर्टेन पैरामीटर विद सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू जो कि एक्सप्लेन करता है सिस्टम को मिलकर के कुछ और पैरामीटर्स के साथ, वो क्या कहलाता है? स्टेट फंक्शन। एक बात तय कर ले, स्टेट फंक्शन एक ऐसे पैरामीटर का नाम है जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि चेंज आने से पहले क्या वैल्यू है, चेंज आने के बाद क्या वैल्यू। यानी कि टेम्परेचर, चपेड़ लगने से पहले आपके गाल मुबारक का टेम्परेचर क्या था और चपेड़ लगने के बाद आपकी गाल मुबारक का टेम्परेचर क्या है।
ये टेम्परेचर फिर क्या कहलाएगा, हमारे पास स्टेट फंक्शन कहलाएगा, जो कि आपकी स्टेट को बताने के लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं। चपेट लगने से पहले तुम्हारी गाल का कलर क्या था, चपेट लगने के बाद तुम्हारी गाल का कलर क्या, ये जो कलर है ये भी स्टेट फंक्शन होगा। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स मिलकर के जिनकी कोई ना कोई इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है, किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन पैरामीटर्स को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस। और उस वक्त उस सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद यू पीपल, लेकिन सबसे पहले 2-3 बातें याद रखिएगा। स्टेट फंक्शन को पहचानने के लिए डेल्टा साइन मस्ट है। क्यों, इनिशियल और फाइनल वैल्यू t2 माइनस t1। तो ये बात तो तय कर लें, कहीं पर स्टेट फंक्शन अगर लिखा होगा तो उसके साथ या तो डेल्टा साइन होगा या वो कैपिटल लेटर्स के साथ होगा। तो 2 बातें याद रखिएगा स्टेट फंक्शन को पहचानने के लिए। एक तो कैपिटल लेटर के साथ शो करते हैं स्टेट फंक्शन को, कैपिटल। दूसरा, उसके साथ ये चेंज का साइन या डेल्टा साइन मौजूद होता है, जैसा कि डेल्टा एच, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा ई, डेल्टा एच या डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी जो आगे पढ़ाऊंगा, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इनकी कन्वेंशंस कैपिटल लेटर्स के साथ शो कर रहा हूं। आगे सुने, वर्क एंड हीट स्टेट फंक्शंस नहीं है। हम लोग हीट को जब डिस्क्राइब करते हैं केमिस्ट्री में तो क्यू साइन के साथ लिखते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू के साथ लिखते हैं, और ये दोनों 2 स्मॉल लेटर्स हैं। क्योंकि आपको पता है इनिशियल या फाइनल हीट कुछ नहीं होता, इनिशियल या फाइनल वर्क कुछ नहीं होता। बेटा ये क्यू नहीं है स्टेट फंक्शन। पहले तो मैं क्लियर वर्ड्स लिख दूं, क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ये स्टेट फंक्शंस नहीं है। एक तो ये बात कर दी मैंने। अगली बात, ये जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी के तरीके हैं। हीट के आने या जाने से टेम्परेचर में चेंज आता है, यानी कि टेम्परेचर स्टेट फंक्शन कहला सकता है, लेकिन वो जो हीट कंटेंट्स आ या जा रहे हैं वो स्टेट फंक्शन नहीं होंगे, वो जस्ट वे होंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के। वर्क डन इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, क्यू हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन। तो कौन से 2 स्टेट फंक्शन नहीं है, इतना तो याद रख लोगे, क्यू एंड डब्ल्यू। और जो स्टेट फंक्शंस हैं उनके साथ या तो डेल्टा साइन आता है या कैपिटल लेटर आता है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई इनिशियल या फाइनल वैल्यू होती है, और इनकी मदद से जब किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे चेंज से पहले और चेंज के बाद, वो उसकी कहलाएगा स्टेट। आसान हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया स्टेट और स्टेट फंक्शन में। अब आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्या याद करोगे, किस सखी के साथ वाला पड़ा था। देखो, बैंक अकाउंट तो आप सब लोगों का होगा, मैं आपको बड़े मजेदार तरीके से सिखाता हूँ। ये है जनाब बैंक अकाउंट, बड़ी प्यारी मेरे पास एग्जाम्पल है। ये है एक बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट है एक मासूम से बंदे का, जो कि मैंने यहां बना दी। वैसे मैं और पिक्चर्स ऐड कर सकता था अमीर लोगों की भी, लेकिन मैंने कहा अपने हाथ से ड्रॉ करूं, क्या आता है। ये है जनाब आप लोगों के पास एक सिस्टम, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो कि पहनता क्या है, खाता क्या है, ओढ़ता क्या है, बोलता क्या है। इसका सब कुछ पहनना, खाना, बोलना, ओढ़ना, बिछोना इसके बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर करोड़ों रुपए हैं या कुछ भी नहीं है। अब बैंक अकाउंट आपको पता है, कोई ना कोई जब ट्रांजैक्शन होती है तो एक इनिशियल पेमेंट होती है ट्रांजैक्शन से पहले, और एक फाइनल स्टेटमेंट होती है ट्रांजैक्शन के बाद। इनिशियल और फाइनल 2 हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जब कोई भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, मनी विथड्रॉ करवाए जाए या ऐड करवाए जाए। बड़ा मजेदार एग्जांपल, आपको उम्मीद है बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये सिस्टम है, ये इसका बैंक अकाउंट है। अब मैं यहां पे चेक के थ्रू या कैश डिपॉजिट करवाता हूं इसके बैंक अकाउंट में। इसके बैंक अकाउंट की इनिशियल पेमेंट थी, इनिशियल इसके अंदर अमाउंट थी फॉर एग्जांपल 20,000, और मैंने इसमें फर्दर 20,000 और ऐड करवा दिया। चेक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। उसके बाद इसकी फाइनल हो गई 40,000। अब आप मुझे बताएं, इनिशियल कितना 20, फाइनल कितना 40, ऐड हुआ 20,000। आने से जब इसको मैसेज आएगा कि मेरे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर हो गया, तो बेटा ऑफ कोर्स इसकी थोड़ी सी खुशी के लम्हात बढ़ जाएंगे और ये बल्ले बल्ले करना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं,
ये सिस्टम को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी हालत को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जाके शॉपिंग वॉपिंग करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, इसकी हम हालत डिस्क्राइब कर रहे हैं किसकी बेस पर, इसके बैंक अकाउंट की बेस पर। तो अब मुझे बताएं ये बैंक अकाउंट क्या होगा? आप कहेंगे सर इसकी इनिशियल और फाइनल एक स्टेट थी, तो इसका मतलब है सर ये स्टेट फंक्शन होगा जिसकी मदद से हम इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। ये सिस्टम है स्टेट, और बैंक अकाउंट है स्टेट फंक्शन, जो कि सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सिस्टम के बारे में आगाही दे रहा है। अब ये चेक और कैश क्या है? ये है जनाब ये क्यू और डब्ल्यू, जो जस्ट एक जरिया बन रहे हैं किस में चेंज का? बैंक अकाउंट में चेंज का। बिल्कुल यही बात मैं आपको पहले समझा रहा था कि ये चेक और कैश स्टेट फंक्शन नहीं है, ये जाके जब डिपॉजिट होते हैं तो चेंज किस में आता है? बैंक अकाउंट में चेंज आता है। तो बैंक अकाउंट स्टेट फंक्शन होगा, इसमें चेंज आएगा, और चेक और कैश स्टेट फंक्शंस नहीं होंगे। बिल्कुल इस तरह हीट जो है उसके आने या जाने से टेम्परेचर में चेंज आता है। हीट एक जस्ट जरिया बना, चेंज किस में आया? टेम्परेचर में। टेम्परेचर कहलाएगा स्टेट फंक्शन, उस टेम्परेचर के साथ फिर सिस्टम को डिस्क्राइब करके आप उस सिस्टम की स्टेट का नाम उसको दे सकते हैं। होपफुली यू पीपल गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस अगर पढ़ लें, मैं अपने स्टूडेंट से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बिफोर दैट कि मैं इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊं, मेरा एक मजेदार सा सवाल है आप लोगों से कि H2O 1 decimeter cube volume and 1 atm pressure, बताएं कि इस वक्त इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ये वाटर इस वक्त किस फिजिकल स्टेट में है? गैस में है, लिक्विड में है, या सॉलिड में है? देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा आंसर देता है। मजे का सवाल है, पता भी तो चले तुम्हें समझ आई है कि नहीं। हाँ, लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, नहीं लिक्विड, सॉलिड। और बदतमीज हो, अक्ल से काम लो। टेम्परेचर जब तक मैं नहीं बताऊंगा तुम कैसे बता सकते हो कि इसकी स्टेट क्या है? अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुमने कहना है कि सर ये बॉइलिंग वाटर है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सर ये फ्रीजिंग वाटर है। 0 से 100 के दरमियान ये सर लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है। यार टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था जो तुम्हें बताएगा वाटर की फिजिकल स्टेट। तो दिस पैरामीटर इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, या किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आई? आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे क्यों नहीं पता चल रहा? बेटा जब तक चेंज नहीं आता प्रेशर या वॉल्यूम के अंदर, तब तक हम लोग उसको स्टेट फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम के अंदर भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज आएगा, प्रेशर के अंदर भी चेंज आएगा, कोलिजन्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो ये छोटा सा आइडिया था आपको स्टेट और स्टेट फंक्शन में डिफरेंस बताने का। समझ आ गई है? सवाल पेपर में क्या आएगा, कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा नहीं है, बता दिए जो है, बता दिए जो नहीं है, बात खत्म हो चुकी है। इंटरनल एनर्जी से बात शुरू करता हूँ। चंद एक टर्म्स है ये, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। आप